Rahim. Welcome back, dear listeners and viewers, with the hope that everyone is fine. Today, we are going to discuss a new topic, that is, what are the building blocks of matter? मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, ये जो हम लोग हमारे जो एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, उसकी मेन बुनियाद क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट? ब्रिक वगैरह। इसी तरह अगर हम लोग लाइफ की बात करें, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? वो है सेल। इसी तरह मैटर का भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज कॉल्ड एटम। यस डियर लिसनर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटम, फुल हिस्ट्री के बारे में, द डेफिनेशन, उसके पार्ट्स वगैरह, और ऑल द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू एटम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर लिसनर्स, हमें ये तो आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जितना भी मैटर है हमारे इस दुनिया में, वेदर जितना भी मादा है, ओके, ये सब एटम से ही बना हुआ है। ओके, और दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री। ये जो हमारी केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक यही है। ओके, अब आते हैं कि द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटोमोस। ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी हर वो चीज जिसे हम लोग फर्दर तकसीम ना कर सके। एनीथिंग, या हर वो पार्टिकल, हर वो जरा, या हर वो चीज जो आगे हम लोग और उसको तकसीम ना कर सके, दैट इज कॉल्ड इनडिविजिबल। ओके, इससे जो ओल्ड टाइम यानी हिस्ट्री जितने भी केमिस्ट थे, या फॉर एग्जांपल ग्रीक जितने भी फिलोसोफर्स थे, उन्होंने एटम को इस तरह डिफाइन किया कि हर वो चीज, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर which cannot be divided any further, यानी हम उसको और आगे तकसीम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आते हैं डियर लिसनर्स जॉन डाल्टन। इसके बारे में हम लोग आगे इंशाल्लाह चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि सबसे मेन काम, सबसे जो मेन थ्योरीज ने प्रपोज की थी एटम के बारे में, दैट वाज एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, उसके मुताबिक हाउ वी डिफाइन एटम, हम लोग एटम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? एक सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर, द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, किसी भी मादे का वो जो अहम हिस्सा होता है, हम उसको एटम कहते हैं। लेकिन डियर लिसनर्स, ओके, यहाँ पर जॉन डाल्टन ने ये बात क्लियर कर दी कि एटम इज नॉट इनडिविजिबल। एटम इस तरह चीज नहीं है जिसे हम लोग आगे और तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि एटम के खुद अपने और पार्टिकल्स है या उसके सब पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि एटम इज नॉट इनडिविजिबल, यानी एटम आगे और भी तकसीम हो सकता है। सो दिस वाज द बेसिक पॉइंट ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी उसने फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल देता हो कि अगर फॉर एग्जांपल ले ले कि गोल्ड, सोना एक एलिमेंट है। ओके, हम लोग फॉर एग्जांपल मेरे सामने यहाँ पर मेरे हाथ में एक सोने का एक छोटा सा जरा है। ओके, अ बेसिक पार्ट ऑफ इतना स्मॉल पार्टिकल है गोल्ड का। अगर मैं इसको काट दूं या और तकसीम कर दूं, तो ये तकसीम हो जाएगा स्मॉल और फ्रेगमेंट्स में। ओके, स्मॉल और फ्रेगमेंट्स में। अगर फिर अब तो हर फ्रेगमेंट में उसी गोल्ड की खसूसियात होंगे। अब जितना मैं इस ज़रात को और भी छोटा करता जाऊंगा, जब तक हमारे पास वो सबसे लास्ट पार्टिकल ना नहीं आ जाता, उसको बोलते हैं एटम, यानी उसके आगे हम लोग उसको और तकसीम नहीं कर सकते हैं। तो जितना हम लोग उस गोल्ड के पार्टिकल को या फ्रेगमेंट को और तकसीम करेंगे, तो हमारे पास जितने भी और ज़रात आएंगे, जितना हम लोग उसको स्मॉल करते जाएंगे, तो हर एक में गोल्ड की खसूसियात होंगे। ओके, ये तो ये हो गया। अब एटम इज वेरी स्मॉल, इनविजिबल विद आईज, हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने कौन सा मशीन बनाया है? देयर इज अ सिस्टम, यहाँ पर एक टेक्निक, दैट इज कॉल्ड एसटीएम, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ये एक ऐसा मशीन, इट इज ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग एटम को कुछ हद तक इट इज विजिबल। ओके, इतना नहीं कि वी कैन सी इट वेरी क्लियरली, नो, इट इज विजिबल टू सम एक्सटेंट। ओके, किसी हद तक हम एटम को देख सकते हैं, या वी कैन सी द शेप ऑफ अ एटम। ओके, तो दिस इज डिवाइस इज नोन एज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब दूसरी बात ये एटम्स की कि दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। हमेशा एटम्स किस में होते हैं? दे आर ओनली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, सिवाय एक ग्रुप के, जिस ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैसेस। ओके, ये फिर इंशाल्लाह व्हेनेवर आई विल डिस्कस पीरियोडिक टेबल, जो इस क्लास में होगा या फर्दर अगर 10 क्लास में होगी, या फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में, अगर जब तक हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, देन आई विल डिस्कस वन डे पीरियोडिक टेबल विद यू। के पीरियोडिक टेबल का जो 18 ग्रुप है, ओके, उसमें एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब क्या है कि उसको शरीफ, यानी वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। देयर आर हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह। ओके, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस।
तमाम जितने भी एटम्स वगैरह सिवाय नोबल गैसेस के सब कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास होते हैं इन आवर नेचर। ओनली नोबल गैसेस आर फाउंड फ्रीली इन नेचर। सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस वाहिद वो ग्रुप है जो हमारे कुदरत में, जो फॉर एग्जांपल हमारे नेचर में अकेले फ्रीली पाए जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि एटम इज डिविजिबल, एटम को हम लोग तकसीम कर सकते हैं, तो बायोलॉजिस्ट या केमिस्ट ने एटम्स को 3 पार्टिकल्स में डिवाइड किया, ओके, यानी 3 हिस्सों में। सबसे पहले अगर एटम्स का जो सबसे मेन हिस्सा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव यानी माइनस चार्ज होता है। इसका काम क्या है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पर अगर मैं एक एटम की पिक्चर बनाऊं, ओके, कि एटम बजाहिर आपको इस तरह नजर आएगा, दिस इज एन एटम, ओके। तो यहाँ पर जो आपका मिडिल हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये एटम का दरमियानी पार्ट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमेशा क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर मैं लिखूं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो थर्ड पार्ट है वो क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द शेल, यानी वो एक खास मदार में होते हैं, उसके एक खास रास्ते होते हैं, एंड दोस पाथ्स आर नोन एज शेल्स, ओके। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल जिस तरह हमारे जो सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी, जब फॉर एग्जांपल हमारा प्लैनेट्स वगैरह, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, ओके। जिस तरह जितने भी प्लैनेट्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन, द सेम टू सेम, बिल्कुल उसी तरह उसी मॉडल के मुताबिक द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड शेल, और उसके न्यूक्लियस एटम के जो मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो हर एटम हैज 2 पार्ट्स, ओके। सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिर्फ बाहर शेल पर होते हैं, और जो उसके दरमियानी पार्ट है उसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल यानी अनचार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये तो हो गया एटम, ओके, द बेसिक स्ट्रक्चर, इसका डेफिनेशन। अब यहाँ पर एटम के साथ 2 और टॉपिक्स रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास या मास नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इजी, आप लोगों ने इसके बहुत सारे डेफिनेशन सुने होंगे, बट यहाँ पर मैं इसको इजीली एंड वेरी कंसेप्चुअल डिफाइन कर रहा हूँ। क्या है एटॉमिक नंबर? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में द नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली, सिर्फ और सिर्फ जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसके नंबर को जब हम लोग काउंट कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी, यानी जी हमेशा यानी जेड हमेशा शो करता है द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम, और वो क्या है, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे दैट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। अब यह फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। एवरीवन नोज कि हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ 1 प्रोटॉन है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, उसके एटम में सिर्फ 1 प्रोटॉन, इसका मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर यानी Z इज इक्वल टू 1। ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन्स है, तो द एटॉमिक नंबर इज Z इज इक्वल टू 8। कार्बन के एटम में देयर आर 6 प्रोटॉन, यानी कार्बन इज इक्वल टू 6 प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या है, द Z यानी एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। इसमें कोई इतना क्या बोलते हैं, बहुत ही कोई कंसेप्चुअल थिंग नहीं है, ओके, बहुत ही आसान सिंपल है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक मास, यानी हम उसको और जुबान में भी कह सकते हैं कि मास नंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड। इसे हम शो करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो जहां पर आप लोगों को कैपिटल ए नजर आएगा इसका मतलब क्या है कि यह हम लोग एटम के मास नंबर को काउंट कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने इसको बहुत इजीली डिफाइन किया, ओके, वेरी कंसेप्चुअल वे। द टोटल नंबर ऑफ मास बिल्डिंग पार्टिकल्स, हर किसी भी एटम के जो मास बिल्डिंग पार्टिकल्स है अगर हम लोग उसको काउंट करें दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास या मास नंबर। अब मास बिल्डिंग पार्टिकल्स कौन से हैं, जो उसके मिडल न्यूक्लियस में जो है, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ओके। सो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, या द टोटल नंबर ऑफ मास बिल्डिंग पार्टिकल्स ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इसकी मिसाल किस तरह, यानी इसका मतलब क्या कि मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल हो गया, ओके। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, 7 7 इज इक्वल टू
14। सो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है दैट इज 14। हर कार्बन में क्या है, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है एंड 6 न्यूट्रॉन। जब 6 को हम लोग प्लस करें इट इज इक्वल टू 12, सो द मास नंबर ऑफ कार्बन बिकम्स 12। लेकिन ये सेम नहीं है डियर लिस्टर्स, आप लोग ये समझते होंगे कि सबका एक ही इक्वल होगा, नो नो, इसमें बहुत फर्क आ जाते हैं, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि सबका जितने भी एलिमेंट्स हैं जरूरी नहीं है कि सबके एटॉमिक नंबर the number of protons and the number of protons are both equal to one another. Okay, so ये हो गया how we can identify the mass number. अब यहाँ पर मैंने एक स्मॉल टेबल बनाया हुआ है कि आप लोग और भी समझ जाए, okay, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स की, अभी there are 119 एलिमेंट, अभी तक दुनिया में वो 119 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 90 आर नेचुरल, 90 जो है वो सारे कितने, दे आर नेचुरल, कुदरती तौर पर होते हैं। अब उसमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पर टेबल बना दिया है, जिसमें मैं उसके आप लोगों को प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन और उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर बता दूंगा। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है, जबकि उसमें दैट हैज नो न्यूट्रॉन, और इसका मास एटॉमिक नंबर 1 हो गया और उसका मास नंबर भी 1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीलियम। हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स, ओके, उसका मास एटॉमिक नंबर हो गया 2, बिकॉज हम लोग सिर्फ प्रोटॉन को काउंट कर रहे हैं, और जब हम उसको मास नंबर काउंट करते हैं 2 इज इक्वल टू 4। थर्ड हमारे पास आता है कार्बन, ओके, उसके एटम में है 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, मास नंबर हो गया 6 और उसका एटॉमिक नंबर हो गया 6 और उसका मास नंबर हो गया 12। इसी तरह ऑक्सीजन का भी यहाँ पर मैंने दे दिया 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 8 एंड द मास नंबर इज द कंबाइंड, जिसका हो गया 16। अब यहाँ पर ये टॉपिक आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। लास्ट टॉपिक है हमारे पास, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास यूनिट। क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास यूनिट? ओके, एक स्मॉल टॉपिक है, बस आप लोगों ने गौर से देखना है इसको कि ये क्या है। डियर लिसनर्स, रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास है जब हम लोग किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के मास को कंपेयर करते हैं with the light isotope of carbon. Okay, whenever we compare the mass of any atom or any element with the light isotope of carbon. Okay, अब light isotope क्या है? Isotope अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, okay, तो आगे हम लोग फर्दर जाकर पढ़ेंगे। सिंपल मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, any atom which has same atomic number और different mass number, उसे हम कहते हैं आइसोटोप। जब हम लोग किसी भी एटम के मास को, वजन को कंपेयर करते हैं कार्बन के लाइट आइसोटोप के, अब कार्बन की लाइट आइसोटोप की वैल्यू है C12 यानी 1,20,000, ये है 12 प्लस 3 60, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन। जब हम लोग किसी भी एटम के मास को कंपेयर करते हैं इसके साथ, फिर हमारे पास आता है रिलेटिव मास, एटॉमिक मास। अब क्यों हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, वजह क्या है कि व्हाई वी यूज रिलेटिव एटॉमिक मास? It is easier and more precise to compare atoms and molecules than measure atomic absolute masses. देखें dear listeners, जब हम लोग किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल के वजनों को या उनके मासेस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते, किसका ज्यादा है किसका कम है, ओके, तो उसके लिए जो बेहतरीन यूनिट है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एज कंपेयर टू, लेकिन इसका एक और भी है, देयर इज अनदर वे, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मासेस। तो उसके मुकाबले में रिलेटिव एटॉमिक मास इज मोर इजी एंड इज मोर सिंपल, ठीक है। यानी जब हम लोग एक एलिमेंट या व्हेनेवर इट इज यूज्ड टू कंपेयर द मासेस ऑफ डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब साइंस में इसकी वैल्यू, अगर इसको केमिस्ट्री में इसको एक खास यूनिट दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड AMU। यानी जहां पर आप लोगों को AMU नजर आएगा, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर हम लोग इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, हर मेजरमेंट में इसकी अलग वैल्यू होगी। किलोग्राम में 1 AMU इज इक्वल टू 666,605,402 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस टू 27 किलोग्राम, ओके। और इसका ग्राम में अगर हम लोग कन्वर्ट करें, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6605,402 मल्टीप्लाई 10 माइनस 24 ग्राम, ये इसकी वैल्यू हो गए। हर मेजरमेंट में इसकी अलग वैल्यू होगी, और इसके लिए एक खास मशीन इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस, दैट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है कि हम लोग एक एटम को
एक एटम के मासेस को कंपेयर करते हैं दूसरे एटम के मासेस के साथ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बैलेंस भी रख दिया, ठीक है। एक तरफ मैंने रखा है एक एटम ऑफ कार्बन, जब हम लोग इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे तो इक्वल टू होगा 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 6 यानी 12 एटम के हाइड्रोजन का आइसोटोप, और यहाँ पर उसको कंपेयर करेंगे 1 एटम ऑफ कार्बन के साथ। सो ये आई विल कंक्लूड माई टॉपिक हियर। यहाँ तक मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसके लिए आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री को समझना है तो यू हैव टू वॉच माय वीडियोस टिल द एंड। लेक्चर को आखिर तक सुना करें, बिकॉज बगैर लेक्चर को आखिर तक वॉच किए हुए ये टॉपिक आप लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। ओके, सो इसी तरह और लेक्चर्स के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।